नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे उमंग भाग 2 हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 10वीं का दूसरा पाठ। नेताजी का चश्मा। क्या है दूसरा पाठ? नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा यानी नेताजी हम सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं, तो उनका चश्मा है ना। तो यहाँ पर स्टोरी बताई गई है उनके चश्मे के बारे में। ठीक है, यहाँ पर इस यानी पाठ के लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। इनका परिचय हम देखेंगे। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन के भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई है। उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। उन्मुखीकरण। एक अच्छे सैनिक के गुण हैं देशभक्ति, सजगता, धैर्य, साहस और अनुशासन। भारतीय सैनिकों में ये गुण कूट कूट कर भरे हैं। यही नहीं, बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा आदि प्राकृतिक विपदाओं के समय वे जिस प्रकार की सहायता करते हैं, इससे उनकी सेवा भावना का भी परिचय मिलता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बताया गया है कि एक जो सच्चा सैनिक होता है उसमें यानी कौन से गुण होते हैं, जैसे कि देशभक्ति होती है, धैर्य होता है, साहस होता है, अनुशासन होता है। और वो बाकी यानी ऐसे कोई प्रॉब्लम जब आते हैं, जैसे कि बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, भूकंप, इस टाइम पे भी वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। लोगों को खाना पहुंचाना, पीड़ितों को यानी सहायता देना, बहुत प्रकार की मदद सोल्जर्स करते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न हमें दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, आदर्श सेना की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, आदर्श सेना में देशभक्ति तथा सेवा की भावना होनी चाहिए। आदर्श सेना के सैनिकों को अनुशासित होना बहुत आवश्यक है। सेना के सैनिकों में सजगता, धैर्य तथा साहस जैसे गुण निहित होने चाहिए। इन सभी विशेषताओं के विद्यमान होने पर ही सेना को आदर्श सेना माना जा सकता है। उसके बाद हमें दूसरा प्रश्न दिया है, प्राकृतिक विपदाओं के समय सैनिकों का क्या सहयोग होता है? इसका आंसर हम लिख सकते हैं, प्राकृतिक विपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा आदि के समय सैनिक पूरी सेवा भावना के साथ पीड़ितों की सहायता करते हैं। वे बाढ़, तूफान और भूकंप में फंसे लोगों तक भोजन सामग्री तथा पानी पहुंचाते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक विपदाओं के समय सैनिक पूर्ण सेवा भावना के साथ बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता करते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है, आप अपना देश प्रेम कैसे प्रकट करेंगे? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मैं अपना देश प्रेम भारतीय सैनिक की तरह मन में सेवा भाव रखकर जनता की सेवा करूँगा और विपदा के समय तन मन धन से अपने देश के लिए हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। अभी हम लेसन की ओर बढ़ेंगे। विषय प्रवेश हम पढ़ेंगे। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है इसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से। इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। इस कहानी में देश के निर्माण से सब अपने अपने तरीके से सहयोग देते हैं। बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले ने कहा, कैप्टन चश्मे वाला करता है। आइए उस चश्मे वाले के बारे में जानेंगे, जो एक देशभक्त ही नहीं बल्कि देशभक्तों का भी प्रेमी है। तो यहाँ पर हमें उस चश्मे वाले के बारे में बताया गया है, उसके देशभक्ति के बारे में हमें इस लेसन में बताया गया है। तो हम आगे देखेंगे।
हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा ही एक ही बाज़ार था। ठीक है बच्चों, तो जो हालदार साहब है ये पुलिस वाले थे, तो ये क्या करते थे, कंपनी के काम से हमेशा वो हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बा यानी एक छोटा सा शहर। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान यानी उसमें ज़्यादा पक्का मकान भी नहीं थे, और ना ही कोई यानी बाज़ार थे। उसमें क्या क्या था वो यहाँ पर दिया गया है, देखिए। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एरिया सिनेमा घर थे, और एक नगर पालिका थी। और एक क्या थी, नगर पालिका थी। ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं थी। क्या था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, और 2 ओपन एरिया सिनेमा घर मीन्स थिएटर थे। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। वहाँ पर जो नगर पालिका थी तो वो कुछ ना कुछ करते रहते थे। कभी कोई सड़क पक्की करवा देती थी, कभी कुछ पेशाब घर मीन्स टॉयलेट, ओके, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा देते थे। इस नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ठीक है बच्चों, जो नगर पालिका के जो अधिकारी थे उन्होंने कुछ सोच विचार करके शहर के मुख्य बाजार पर, मार्केट पर जो चौराहा होता है वहाँ पर नेताजी की प्रतिमा लगवा दी। ये प्रतिमा संगमरमर की थी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। तो ये जो कहानी हमें दी गई है वो उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे ही एक छोटे से यानी इसके बारे में है, छोटे से हिस्से के बारे में। उस प्रतिमा यानी जो मूर्ति है उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में ये कहानी है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने पर और अच्छी मूर्ति की लागत और अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहा-पोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पूरी बात तो उन्हें पता नहीं है, मगर क्या हुआ, शायद अच्छे मूर्तिकार नहीं मिले होंगे, या तो उनके पास उतने पैसे नहीं होंगे, बजट से ऊपर उनका यानी खर्चा हो गया रहेगा, तो इसलिए लास्ट को उनको क्या हुआ, कोई कलाकार ऐसा मिला, यानी बहुत सोच विचारने के बाद क्या हुआ, उन्होंने एक कलाकार को ये मूर्ति का काम सौंपा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइविंग मास्टर, ठीक है, क्या हुआ, कस्बे में जो स्कूल था उसके इकलौते ड्राइविंग मास्टर जो थे मोतीलाल जी, ठीक है, उनका नाम क्या था, मोतीलाल जी, इनको ये काम सौंप दिया गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। उन्होंने क्या किया, विश्वास दिलाया था कि महीने भर में मूर्ति बनाकर रख देंगे, तो ये काम उन पे सौंपा गया, जिनका नाम है ड्राइविंग मास्टर, ओके, उनका नाम क्या है, मोतीलाल, वो क्या है, ड्राइविंग मास्टर है, इनको यह काम सौंपा गया। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम और कमसीन फौजी में मूर्ति को देखने की दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते। वो यानी प्रतिमा इतनी सुंदर बनी थी कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि सच में नेताजी हमारे सामने हैं, जो अपने नारे दे रहे हैं, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सब नारे उस यानी जो मूर्ति बनी थी उसको देखकर हमें ऐसा लगता था सच में नेताजी हमें नारे दे रहे हैं, हमारे सामने खड़े हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक ही चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। इसमें सिर्फ क्या था, एक ही चीज़ की कसर रह गई थी, मीन्स एक ही कमी रह गई थी जो देखे बराबर खटकती थी, मीन्स
समझ में आता था कि कुछ कमी है। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। उन्होंने जो प्रतिमा लगाई, प्रतिमा तो बहुत अच्छी बनी, मगर उसमें क्या हुआ, चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। यानी उस प्रतिमा पर जो चश्मा था वो चश्मा तो था मगर वो संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। एक सच में जो चश्मा होता है, उस चश्मे का फ्रेम, काला चौड़ा जो फ्रेम था, वो उस मूर्ति को पहनाया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कहा गया है जो हवलदार साहब थे, जब वहाँ से गुजर रहे थे तो उनका यानी ध्यान गया उस मूर्ति पर, तो उन्हें इस पे उन्हें वो समझ में आया कि उनके चेहरे पर यानी क्या है, एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। उन्हें समझ में आया कि उनका जो चश्मा है नेताजी का, वो क्या है, असली चश्मा है, किसी ने फ्रेम लगा दी है। और ये देखकर उनके फेस पर अजब सी मुस्कुराहट आ गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। उन्होंने कहा वाह, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। मूर्ति तो पत्थर की है मगर चश्मा कैसा है, रियल है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तभी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। हवलदार साहब की जीप आगे बढ़ गई मगर फिर भी हवलदार साहब के मन में, दिमाग में क्या चल रहा था, उस मूर्ति के बारे में ही सोच रहे थे। और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि कस्बे के जो लोग हैं उनका ये जो प्रयास है नेताजी का चश्मा यानी ये करने का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही तारीफ़ के काबिल है, वो यह सोचने लगे। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक ही चीज़ होती जा रही है। यहाँ पर वो कह रहे हैं रंग रूप कद ये सब तो अलग भावना है, मगर देशभक्ति आजकल क्या होते जा रहा है, मजाक ही बनते जा रहा है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। ठीक है, जब ये हवलदार साहब दूसरी बार वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने फिर से कुछ नोटिस किया कि मूर्ति का चश्मा क्या है, बदला हुआ है। पहला जो चश्मा था वो मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अभी जो चश्मा है वो तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब को देखकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा वाह भाई, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती मगर चश्मे भले ही रोज़ बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। ठीक है, यहाँ पर हवलदार साहब की आदत हो गई थी कि हमेशा वहाँ से जाना, वहाँ पर पान के यानी ठेले पर रुकना, वहाँ से पान खाना और मूर्ति को देखते रहना, निहारना। एक बार नहीं यानी उनसे रह कर नहीं हुआ तो उन्होंने उस पान वाले से पूछ ही लिया कि क्या भाई तुम्हारी ये मूर्ति हमेशा चश्मा कैसे बदलती है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। वह कैसा था, खुद भी पान खाता था और कैसा था, थोड़ा मोटा था, काला था और खुशमिजाज, मतलब हमेशा खुश रहने वाला। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। जैसे ही हवलदार साहब ने पूछा कि मूर्ति डेली चश्मा कैसा चेंज करते हैं तो उसको हंसी आई। उसने अपने आंखों से ही इशारा करते हुए मुझसे हंसी का इशारा किया। उसकी धौंध खिड़की पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। वो भी पान खा के था पान वाला, तो उसने क्या किया, मुंह में से पान नीचे थूका और फिर उसने कहा कि कैप्टन चश्मे वाला
करता है, मीन्स वही चेंज करता है। जो कैप्टन है चश्मे वाला वो मूर्ति का चश्मा चेंज करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। हवलदार साहब ने पूछा क्या करता है वो चश्मे वाला, तो ये पान वाला जो है उसने कहा कि वह रोज़ चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने उसे समझाया। क्या मतलब, क्या चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। क्या करता है देखो, उस कैप्टन के पास अगर कोई दूसरे आते हैं और उसे चश्मा चाहिए, अगर उन्हें वो मूर्ति का चश्मा ही पसंद आया तो वो क्या करता है, वो मूर्ति का चश्मा निकाल कर उसे दे देता है, फिर दूसरा चश्मा उसे वापस पहना देता है, उस मूर्ति को वापस पहना देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी को मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। तो यहाँ पर हवलदार को थोड़ा थोड़ा ने समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि एक कैप्टन नाम का आदमी जिसका कोई शॉप है, तो उसके पास अगर गिराई का आता है और उसे मूर्ति वाला चश्मा चाहिए तो वो मूर्ति से क्षमा मांग कर उसे वो अपने गिराई को चश्मा दे देता है, मगर बाद में दूसरा जो कोई भी फ्रेम है वो जाकर उसे मूर्ति पर वापस लगा देता है। यह सब सुनकर हवलदार साहब को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा क्या आइडिया है भाई, खूब, क्या आइडिया है। मीन्स होगा अरे वाह कितनी अच्छा आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। अभी वो कह रहे हैं लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ठीक है, ये सब सोचते हुए उन्होंने पूछा हवलदार साहब ने, ये सब तो ठीक है मगर मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि नेताजी का जो ओरिजिनल चश्मा है वो कहाँ गया? पान वाला बोला। दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। पान वाला क्या कर रहा था, तब तक दूसरा पान उसने अपने मुंह में डाल लिया था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी थोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पिक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। उसने क्या कहा, फिर से उसने अपने मुंह में दूसरा पान डाल लिया था। फिर उसने कहा कि ये जो है मूर्ति का जो चश्मा है, जो मास्टर है, वो बनाना ही भूल गया था। यहाँ पर इस पेज पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए, हम लोग रीड करेंगे। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, गांव में मुख्य रूप से क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा क्यों लगाई गई होगी। तीसरा प्रश्न दिया है, हवलदार को पान वाले की बातें सुनकर आश्चर्य क्यों हुआ होगा। चौथा प्रश्न दिया गया है, हवलदार साहब ने उस कस्बे के नागरिकों को क्यों सराहा होगा। तो इस पेज पर ही इसके आंसर दिए गए बच्चों, हम एक बार आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न उन्होंने दिया है यहाँ पर, गांव में मुख्य रूप से क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। इसका आंसर हम लिख सकते हैं, भारत की आत्मा गांव में रहती है। गांव में मुख्य रूप से बिजली पानी की समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। पक्की सड़कें होनी चाहिए। विद्यालय तथा चिकित्सालय होने चाहिए जिससे गांव में बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके और चिकित्सालय में रोगी को उचित उपचार मिल सके। यातायात के ऐसे साधन उपलब्ध होने चाहिए जिनसे वे शहरों से आसानी से जुड़ सके। दूसरा प्रश्न दिया उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिभा क्यों लगाई गई होगी। इसका जवाब हम लिख सकते हैं, लोगों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना जागृत हो तथा वे अपने नेता के त्याग और बलिदान को याद करके उनके जैसा बनने का प्रयास करें। इसी उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई होगी। तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा है, हवलदार साहब को पान वाले की बातें सुनकर आश्चर्य क्यों हुआ होगा।
हवलदार साहब को पान वाले की बातें सुनकर आश्चर्य इसलिए हुआ होगा क्योंकि आखिर मूर्ति का वास्तविक चश्मा किधर गया होगा, जो उस पर हर रोज़ बदल बदल कर चश्मा लगाया जाता है। आज जहाँ देशभक्ति समाप्त होती दिख रही है, वहाँ कैप्टन जैसे लोग अपनी देशभक्ति इस तरह निभा रहे हैं। चौथा प्रश्न, हवलदार साहब ने उस कस्बे के नागरिकों को क्यों सराहा होगा? जवाब है, हवलदार साहब ने उस कस्बे के नागरिकों को उनकी देशभक्तिपूर्ण भावना के लिए सराहा होगा, जिसके वशीभूत होकर वे चश्मा विहीन मूर्ति पर कोई न कोई चश्मा अवश्य लगा देते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये 4 प्रश्नों का उत्तर हमें मिल गया है। उसके बाद आगे के लेसन का एक्सप्लेनेशन आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएगा। पार्ट 2 में आपको इसके आगे का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ तक लेसन समझ में आ गया है। धन्यवाद।